नमस्ते आप सभी को मेरा आपका स्वागत है मेरे चैनल आईजीएस इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी में। दोस्तों, संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जो कि एग्ज़ाम के बेस पर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक ज़िंदगी पर आपके कौन-कौन से आपके स्वयं के अधिकार हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, उन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार। इससे पहले मैं आपको इससे पहले के सारे महत्वपूर्ण और इसके बाद के सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया चैनल में जाकर उसे अवश्य देखें। इसमें मैंने कहा था कि मैं सेपरेट वीडियो मौलिक अधिकार, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक ठीक-ठाक प्रकार का जो कि टॉपिक है, उसे मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो लेकर आया हूँ दोस्तों, कृपया प्यार बनाए रखिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे, अगर थोड़ा भी पसंद आया आपको कंटेंट, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, शुरू करते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यह कहाँ से लिया गया था? यह जो प्रावधान था, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारत के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता। ये कभी किसी ड्यूरिंग पीरियड पर जो है स्थगित किए जा सकते हैं, बट परमानेंटली इन्हें नहीं छीन सकता। जैसे कभी आपातकाल लग जाता है देश में, तो इन अधिकारों को कुछ समय के लिए निरस्त किया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए इनको छीनना मुश्किल होता है। कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है। पहले एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया। 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, क्यों बनाया गया? एक थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ क्यों बनाया गया इसे। क्योंकि दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, जैसे कि संपत्ति का अधिकार इसलिए हटा दिया, जैसे कि कहीं से रोड बननी है, सरकार ने रोड बननी है, तो मान लो कि कहीं पर किसी की ज़मीन आती है बीच में, तो वो आनाकानी कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा इस ज़मीन को। सरकारी कामों पर अटकलें आ जाएंगी, बहुत लंबी रूट जानी है, लेकिन एक थोड़ी सी जगह के लिए आप अपनी ज़मीन नहीं दोगे, तो लेकिन इसलिए इसे अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिससे कानून द्वारा छीना जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार वो हैं जिन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संपत्ति अधिकार को क्यों मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। बाकी 14 से 18 तक समानता का अधिकार है अपने को। लगभग EFERER, इक्वेलिटी, ई से इक्वेलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लोइटेशन, आर से रिलीजन, ई से एजुकेशन, और लास्ट है आर से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। दोस्तों, ये अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्राधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले समानता का अधिकार से। समानता अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर है। लिंग, जाति, भेदभाव किसी भी रूप से सारे जो कानूनी दाव पेच हैं, समान रूप से सबको उसका बराबर प्रावधान है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। जैसे कि ऊपर वहाँ पर पहले कहा गया कि सब लोग बराबर हैं, और दूसरे में कहा गया कि अगर इनके साथ किसी ने भेदभाव किया तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग पर भेदभाव निषेध है। इस आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की समानता, सभी को समान अवसर नौकरी में। यानी कि कोई भी किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर सभी को समान रूप से नौकरी के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन समानता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। देखो दोस्तों, बहुत लंबे समय तक
लंबे समय तक छुआछूत की प्रथा चलती आ रही है निरंतर, उसका अंत इस अनुच्छेद में करता है कि अगर इस प्रकार का कोई छुआछूत की परिकल्पना लेकर धारणा अभी भी किसके भी मन में विचार है तो उसका वो अंत कर दे, नहीं तो उसके खिलाफ दंडी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से आप समझोगे कि जैसे कि पहले लगते थे सम्राट अशोक, महाराज धीराज, कुछ भी जैसे पहले लगाते थे, लेकिन अब इससे पहले अब कोई भी अपने नाम से पहले किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। आज़ादी से पूर्व उपाधि को नहीं लगाया जा सकता, कोई भी जो आज़ादी से पूर्व की उपाधियाँ थी उनको कोई भी यूज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ रिस्पेक्टेड होते हैं, जैसे डॉक्टर लग जाता है, आगे से जूनियर इंजीनियर इस प्रकार से लग जाते हैं, बट वो जो है वो एक प्रोफेशनल हैं, वो इसलिए नहीं है कि किसी को बड़ा चढ़ा करके साबित करना, तो उस उपाधियों का अंत होता है अनुच्छेद 18 में। आगे आता है स्वतंत्रता का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके सारे ही जो आर्टिकल्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्राधिकार। कुल 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं हमें मिलती है। पहला 19A में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, इसी में ही स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता जो मिलती है, लोग जो मीडिया वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी समय पे कहीं इधर उधर चले जाते हैं बोलने के लिए, ये उनका अधिकार है कि वो किसी से पूछ सकें कुछ भी। सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपको बोलने की छूट है तो आप बैठ जाइए कहीं पर भी। सभा मीटिंग करने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश संगठन मतलब कि ग्रुप, कुछ भी जैसे बहुत सारे संगठन चलते हैं, एक बहुत विश्व का सबसे बड़ा RSS है, और अपना कांग्रेस का भी है एक एजेंसी करके, एक ABVP चलता है, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल, बहुत सारे देश में छोटे छोटे संगठन हैं, ये एक अधिकार है। देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि अपना देश, चूँकि भारत अपना ही देश है तो कहीं भी आना जाना जा सकते हैं, ये एक स्वतंत्रता है। 19A बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें स्वतंत्रता प्रेस की भी स्वतंत्रता है। 19B सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19C देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, अब कहीं जा सकते हो तो वहाँ रहोगे, सीधी सी बात है, यानी कि यह देश आपका है, ये देश हमारा है, तो हम कहीं भी इस देश में, अपने देश में आ जा सकते हैं और वहाँ निवास भी कर सकते हैं। पहले कहीं आ जा सकते हैं, यह धारणा है, यह अनुच्छेद 19D में, और 19C में हम वहाँ रह भी सकते हैं। 19F में जो कि हटा दिया गया, अभी बताया था 44वें संविधान संशोधन किया है, संपत्ति का अधिकार, जिससे कि अब हटा दिया गया है, और इसलिए बोला जाता है कि F से फॉल। 19G व्यापार करने की स्वतंत्रता, देखो कितना आसान है ट्रिक। देखो पहले बोल रहा है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अब बोल सकते हो तो सभा भी क्या कहते थे, एक सभा बना लो अपनी, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा कर ही रहे हो तो उसी में ग्रुप का निर्माण कर लो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब संगठन कहीं भी इधर उधर कहीं भी जा सकता है। अब मान लो कि आपने स्वच्छता के तहत एक मुहिम छेड़नी है, इसको ठीक से समझो, एक स्वच्छता के लिए एक मुहिम छेड़नी है, तो 19A में पहले आप बोलोगे लोगों से कि आइए कहीं बैठते हैं, तो बैठेंगे तो मीटिंग होगी, मीटिंग होती आप कहोगे कि आप क्या करें, आप कहोगे तो ग्रुप बनाकर चलते हैं, गांव-गांव में, शहरों में, नगरों में, तो संगठन बनाओगे। संगठन में आगे बाद जाने के लिए, यानी कि आपको वो भी स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकता आपको जाने के लिए, देश में और उनकी स्वतंत्रता। अब कहीं जा सकते तो हो सकता है कि 2-3-4 दिन बहुत लंबा गए हो तो रहने की स्वतंत्रता है, वहाँ रह भी सकते हो आप, और इसके बाद फिर वहाँ आप व्यापार भी कर सकते हो। संगठन व्यापार मतलब कि अब कुछ लोग वहाँ से वापस आ गए हैं, मान लो कुछ लोग वहीं रह गए हैं, तो वो लोग व्यापार भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए। अगला है दोष सिद्धि के संरक्षण। दोष अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर कभी गिरफ्तारी के समय आप गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपका दोष सिद्ध हो चुका है कि आपने ये चीज़, यानी कि ये चीज़ ये अपराध हुआ है आपसे, उसके लिए आपकी क्या है, देखो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, यानी कि एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि एक समय में 2-3 कानून घुसेड़ जा, नहीं, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा दी जाएगी।
यानी कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी को सज़ा हो गई, 4-6 साल की सज़ा हो गई मान लो, 2 साल उसे हो गई, पता चल रहा है कि उस संविधान में जिस उस अनुच्छेद में क्या हो गया, संशोधन हो गया है। संशोधन हो गया है, हो सकता है कि उस संशोधन का उसका प्रभाव उस पर सकारात्मक पड़ सकता है, उस संशोधन का प्रभाव उस पर नकारात्मक पड़ सकता है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस समय उसको सज़ा सुनाई गई है, उस समय क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-सा कानून था, उसी के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर कोई जबरन गवाही दिलवा रहा है, तो जबरन भी गवाही नहीं दिलाई जा सकती, बाध्य नहीं किया जाएगा। ये है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लगभग जितने अनुच्छेद आपके छूट जाएंगे ना स्वतंत्रता संबंधी, तो उसमें आप अनुच्छेद 21 में कर लेना। उसमें क्या-क्या होता है, जो शादी करने की स्वतंत्रता, अपने प्रेमी से ये उससे जितने भी रिलेटेड हैं, मतलब सब इसी में है अनुच्छेद 21 में। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। मैंने कहा ना कि मान लो किसी को किसी इंटरकास्ट से लव हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर उनको ये वाला जो अनुच्छेद 21 है वो सेफ कर देता है, क्योंकि उसे जीने का अधिकार, जीने अधिकार के लिए वो कुछ चीज़ें जो कि पूरे कुछ नेगेटिव नहीं है, तो उसको वो उनको अपना सकता है। तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। इसी 21A में शिक्षा का अधिकार को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी जीवन जीने जैसा ही है। तो 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नियम लाया गया है, यानी कि फ्री में कोई भी विद्यार्थी कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है। आगे है गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तारी करने के लिए कोई पुलिस वाला है, कोई भी आपके कोई आरक है, तो उस समय क्या-क्या आपके पास जो कानून है, किसके तहत आप उन पर विवाद कर सकते हो या फिर डिस्कशन कर सकते हो। पहला है अपराध के बाद, या दोनों साथ हैं, अपराध के बाद, अपराध से पहले, यानी कि अपराध के बाद आपके पास क्या-क्या कानून है, अपराध से पहले आपके पास क्या-क्या कानून है। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यदि आपको हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो उनको तुरंत आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समकक्ष पेश करना होगा। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वाले जो शराबी होते दुकान पे या गाड़ी क्रॉस कर लेते हैं, उन्हें एक दो डंडे मारकर भगा देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी अगर वो अपने थाने में उन्हें रखते हैं, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर जो जिले का दंडाधिकारी होता है उसके समकक्ष प्रस्तुत करना होता है, अन्यथा उन्हीं के खिलाफ क्या होता है, दंडाधिकारी वाला अपराध लग जाता है। तो 24 घंटे के अंतर्गत अपराध के बाद, यानी कि आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके बाद तुरंत उनको 24 घंटे के अंदर उसके सामने पेश करना पड़ेगा अधिकारी के पास। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। अगर आपको अपराधी मान लिया गया है पुलिस वालों की तरफ से, तो आप एक अच्छा खासा वकील रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अगर सच हैं तो आपको सरकारी वकील भी प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद है अपराध से पहले निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जो वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों में जो है अपराध के लिए जैसे कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जैसे 300 धारा 300 वाली जो होती लगती आती है। कभी कभी विशेष अवसरों पर जो होता है कि वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें लगता है पुलिस वालों को कि आप समाज क्षेत्रवासियों के लिए गलत हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं, या कुछ कर सकते हैं, तो आपको उससे पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगला अधिकार है अपना अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध कितना इंपॉर्टेंट है। तो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, यानी कि ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये अपने शोषण के विरुद्ध के अधिकार, यानी कि जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले, उसमें है कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता है, ना खरीद सकता है। ना ही ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। उल्लंघन करना दंडनीय अपने अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को खरीद परोसता है या फिर ज़बरदस्ती मजदूरी करता है, ज़बरदस्ती कार्य करवाता है, तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध, यानी कि दंडनीय उसको जेल भिजवाया जा सकता है इस अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 24 बाल नियोजन प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जो 14 साल से कम बच्चे हैं उन्हें किसी भी उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन प्रतिबंध। तो दो चीज़ें हो गई अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, कौन से शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ना बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है, किसी उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है हमारा कि 14 वर्ष के जो कम बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कराए सकते हैं उद्योग कंपनियों में। अगला जो मौलिक कर्तव्य है हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो अपने हैं, यह अपने धार्मिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतरगण के धार्मिक रीति रिवाज मानने और धर्म का प्रचार प्रसार करने, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म के रीति रिवाजों को मान सकता है और उनके प्रचार प्रसार भी कर सकता है, कहता है अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी कि अगर वो रीति रिवाज को उनको मान रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगर वो उस धर्म को अच्छा मानता है तो उस धर्म को अनुच्छेद 25 में ही जो अपना है उस धर्म को अपना सकता है, अनुच्छेद 25 कहता है अपना। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, उसको कुछ मीटिंग करानी है, कुछ प्रबंध करना है, तो उसकी उन पर स्वतंत्रता है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें भारत देश में हर धर्म को बराबर का महत्व दिया जाता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का यहाँ पर अनुच्छेद 26 प्रावधान है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त होगा, यानी आपको देखा होगा कि मंदिरों में ये यहाँ कहीं टैक्स लगता नहीं, जहाँ भी धार्मिक संस्थान होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगता है। आपको देखने नोटों के नोट पड़े होते हैं दान बॉक्स में कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि वह जो स्थल होता है वो क्या होता है, जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन कर होता है वो मुक्त होता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि ऐसा संस्थान जो कि सरकारी खर्चे से चल रहा है वहाँ कोई पर्टिकुलर धर्म संबंधित या सिर्फ हिंदू संबंधित या सिर्फ मुस्लिम संबंधित या सिर्फ ईसाई संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार उस विद्यालय या उस शिक्षा संस्थान में नहीं करा जाएगा, कहता है अनुच्छेद 28। अगला अपना मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 पे है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, यानी जो कोई भी अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या उस क्षेत्र में, उस देश में, उस राज्य में कम होती है, उसे बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो उनको किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह अपना अनुच्छेद है। अगला अनुच्छेद जो अपना है वो है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो कहता है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों स्थापना प्रशासन का अधिकार देता है, कौन सा, अनुच्छेद 30। तो ये था अपना मौलिक कर्तव्य 5 जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार था। तो अगला अनुच्छेद 31 था जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि हटा दिया गया है अनुच्छेद 42 के तहत। अगला अनुच्छेद अपना है
जो 31वां संपत्ति का अधिकार था, इस 42 या सॉरी अभी याद एग्जैक्ट याद नहीं, 44 के अंतर्गत संशोधन के तहत आ गया अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद तो अपने 42 से 44 में अपने नीति निर्देश संबंधित जो राज्य निर्देशित तत्व होते हैं उनके अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको पीछे रीज़न बताया। अगला है संवैधानिक, जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माता कहा था। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना कोई जिला कोर्ट, ना कोई हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके इन ऊपर जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं उनमें से किसी का भी अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पर अपील दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। अब पहला है इसमें, किसमें? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। बंदी प्रशिक्षण। बंदी प्रशिक्षण में शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके अवैध रूप से जेल रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बंदी प्रशिक्षण में क्या होता है कि जिसे भी जेल में रखा गया है उसे कोर्ट में शरीर के साथ प्रस्तुत करना होता है। यानी कि अब हो सकता है कि जिसने रखा है उसके साथ उसने क्या क्या कर दिया हो और वहाँ झूठा ब्लेम लगा रहा है कोई और नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बंदी प्रशिक्षण में क्या होता है कि आपको उस जिसे अपराधी माना गया है उसे कोर्ट में लाना पड़ेगा। अगला है परामर्श। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है। जैसे कि सरकार किसी भी कार्य में, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई सरकारी कर्मचारी ज्वाइनिंग लेता है तो वहाँ पर उसे एक शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहे, हमेशा वफादार रहे, ईमानदार रहे। तो अगर कोई ऐसा, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है। अगर किसी ने उसके खिलाफ कह दिया कि वो देखो हमारे काम करने से मना कर रहा है, उसके अधीन यह कार्य क्षेत्र आता है लेकिन फिर भी मना कर रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी से कोई सरकारी पद प्राप्त करता है। यानी कि कोई घूस फूस खाकर सरकारी पद दायर कर लेता है, तब क्या करता है कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी करता है, गैर कानूनी से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। अगला है प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय का निम्न न्यायालय को रिट इस मामले में यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार में नहीं है। कभी कभी कुछ मामले ऐसा होता है कि हाई कोर्ट अपने अधीन ले लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिषेध मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को क्या देना, रिट दायर करना कि आपके लिए यह मामला नहीं है, इस मामले को ऊपर हमें सुनने दें, हमें यहाँ पर लाएं और हम इसको ठीक से इसका जो प्रावधान है उसके अनुसार इसमें न्याय दिलाएंगे। अगला है उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उसके वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे में तुरंत लंबित कर वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। यानी कि उत्प्रेषण में ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुद्दे को दबाने के लिए, किसी अपराध को दबाने के लिए वहीं पर रख देते हैं परमानेंट, एक ही कोर्ट से चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें तुरंत अधीनस्थ जो न्यायालय होता है जहां मुकदमा चल रहा है उसके वरिष्ठ न्यायालय उससे आदेश दे सकता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश दे सकता है कि आप इस पर तुरंत इसको यहाँ डिस्पोज करें और इसे हमारे पास भेजें। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आज नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो को अवश्य पढ़ लें। आप नोट्स बना सकते हैं, मेरे शॉर्ट हैंड नोट्स हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।